बिहार में हाल ही में जाति गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अक्सर सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे बिहार में जाति जनगणना और इससे संबंधित तरह तरह की बातें होती हैं। चूँकि आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप एकेडमिक व्यक्ति हैं, इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि इसमें जो वैधानिक जो प्रावधान है, जो संवैधानिक जो स्थिति है और जो अकादमिक जो जानकारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको हो, ताकि आप बातों को स्पष्टता से समझ सकें और उस पर अपना मंतव्य कहीं परीक्षा में या निबंध लिखने में या किसी और जगह जानकारी हो तो बातों को आप ढंग से रख सकें। तो इसी के साथ एक चर्चा और जुड़ी है, आबादी और उसकी प्रतिनिधित्व का सवाल। ये भी अक्सर चर्चा में आ गया है। तो इस पर एक समेकित अकादमिक जानकारी की आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अंत तक बने रहें। आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-15 मिनट में मैं सारी बातों को स्पष्ट कर दूँगा। तो बिहार में जाति जनगणना क्यों नहीं हुआ? ये हुआ तो क्या हुआ? यह बिहार में जाति आधारित गणना था, एक सर्वेक्षण था, जनगणना नहीं था। तो जनगणना और गणना या सर्वेक्षण में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये आपको जानना चाहिए। तो जनगणना अंग्रेजी में जिसे सेंसस कहते हैं और गणना जो काउंटिंग है, जो सर्वेक्षण है, सर्वे है, तो शब्दों का एक संरचनात्मक अर्थ होता है, एक अवधारणात्मक अर्थ होता है, एक कंसेप्चुअल मीनिंग होता है। तो और इसी के कारण दोनों का अलग अलग मीनिंग है। जनगणना भारतीय संविधान की अनुसूची सूची 7 में केंद्र की सूची में प्रविष्टि क्रम 69 पर दर्ज है। स्पष्ट है कि इसे केंद्र सरकार या भारत सरकार ही जनगणना करा सकती है। तो जनगणना जो होता है वह एक 10 वर्ष के पीरियड पर सामान्यतः होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जनानकीय संबंधी डेमोग्राफिक बहुत से आंकड़े उपलब्ध कराना होता है। हालांकि उसमें भी जनता की गिनती है और इसमें भी गिनती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप इसको समझें कि जनगणना जो होता है तो उसमें उस वर्ष, जिस वर्ष में वो जनगणना किया जा रहा है, उसकी मार्च के सुबह को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कि उस वर्ष 1 मार्च को क्या स्थिति थी, आंकड़ों की क्या स्थिति थी, इसका ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बद्रीनाथ भारत का एक प्रमुख शहर है और इसकी आबादी जनगणना में 0 बताई जाती है। इसलिए बताई जाती है कि जनगणना 1 मार्च की सुबह को संदर्भ मानकर किया जाता है और बद्रीनाथ में जो है बर्फ़ी पिघलता है वो अप्रैल के बाद मई के लगभग महीने में पिघलता है। तो जनगणना में उसकी आबादी 0 होगी, लेकिन जब वहाँ की आबादी का गणना होगा तो उस समय उस स्थिति के अनुसार उसकी आबादी बताई जाएगी। मतलब जनवरी फरवरी में 0 होगा तो जून जुलाई में जो है वहाँ की आबादी ज़्यादा होगी। तो आप जनगणना और गणना को आप समझ रहे हैं, तो पहली बात। दूसरी बात, जो गणना है वो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी सरकार कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य विशेष के लिए करा सकती है और कराती ही है। तो पहली बात तो ये आप समझ गए। ये इसलिए कराया जाता है कि अभिजीत बनर्जी जो हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जो भारत से भी संबंध रखते हैं, अभिजीत बनर्जी, इनका मानना है कि भारत की जो सबसे प्रमुख समस्या, सबसे बड़ी समस्या, भारत की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता का नहीं होना है और उसकी प्रामाणिकता का नहीं होना है। मतलब जो आंकड़े चाहिए
जो संबंधित आंकड़े चाहिए वही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, और उपलब्ध होते हैं तो प्रामाणिक नहीं होते हैं। भारत की यही सबसे बड़ी समस्या है। तो बात यह है कि आप जो आयोजना करना चाहते हैं, योजना बनाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, जो आप संकल्प लेते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, जो धन का आवंटन करते हैं, आपको संबंधित समस्याओं की विकरालता या गहराई आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग उसमें प्रभावित हैं, कितने लोगों के लिए किया जाना चाहिए, कितने संसाधन दिया जाना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ये प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी का ऐसा मानना है। इसीलिए जो है भारत सरकार भी कराती है और राज्य सरकार भी कराती है। एक्चुअली भारत में जो है भारत में यूरोप के छोटे छोटे देशों की तरह दो ही वर्ग नहीं है। यहाँ जो है कई वर्ग है और कई वास्तविकताएं हैं जो दूसरे देशों में नहीं है। इसीलिए संवैधानिक वर्ग जो है, जिसकी संविधान में चर्चा की गई है, चूँकि प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा होने लगी है, इसलिए इन वर्गों को जानिए। तो इसमें जो 5 कुल वर्ग जो है, इसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, और सामान्य वर्ग है। इतना ही वर्ग है। इसमें एंग्लो इंडियन का हम इसलिए दिए हैं कि संविधान में भी एक वर्ग की चर्चा है, जिनका चूँकि ब्रिटिशर्स और दूसरे जो विदेशी भारत में रह गए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, एक प्रावधान किया गया प्रतिनिधित्व का कि उनकी बातें भी सरकार के संज्ञान में हो, इसलिए उनके लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। लेकिन ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं। तो भारत में जो है जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो वंचित समाज हैं, उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति जिन जातियों को अधिसूचित करके अनुसूचित जाति की सूची में रखती है, अनुसूचित जाति कहलाती है। और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिन जनजातियों को, जिन ट्राइब को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखती है, उनको अनुसूचित अधिसूचित जाति कहलाया जाता है। इसी तरह से संविधान में जो एक वर्ग है, अनुच्छेद 15(4) में चर्चा है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको पिछड़ी जाति कहा जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ऊपर वाले एससी और एसटी भी बैकवर्ड हैं, लेकिन इनके अलावा जो और जो पिछड़े जो वर्ग हैं, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो पिछड़ा हुआ हो। आर्थिक आधार इसमें नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, ये लाभान्वितों के को ध्यान में रखते हुए किस तरह से करें, तो भारत सरकार एक क्रीमी लेयर का प्रोविजन किया है। तो 3 वर्ग आप जान गए बड़े में। चौथा वर्ग जो है, जो ऊपर के तीनों वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी नहीं है, उसको सामान्य वर्ग कहा गया है। आप यहाँ देखेंगे कि संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है कि सामान्य वर्ग से एक अलग संवैधानिक वर्ग बना दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये संवैधानिक रूप से एक अलग वर्ग है, इसीलिए आपको जानकारी दे रहे हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं है। ये सामान्य वर्ग का हिस्सा होते हुए भी सामान्य वर्ग का हिस्सा नहीं है, इसीलिए कि इसको अलग से प्रावधान किया गया है। तो इनकी आबादी जो है, अब देखिए जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं और अदर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उसके बाद जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में वही लोग आते हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए नहीं माने जाते हैं। और इनमें से कुछ आबादी जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर रह गया, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अलग संवैधानिक वर्ग बनाया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। और इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दिया गया है कि 10% से अधिक नहीं दिया जा सकता है, मतलब 10% तक दिया जा सकता है। तो ये संवैधानिक वर्ग हो गया। अब जो है आप देखेंगे कि जो व्यवहारिक रूप में जो लागू किया गया है, जो चर्चाएं जो होने लगी हैं, उसकी बात तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की
जो आबादी है, राष्ट्रीय आबादी है, उस आबादी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है सेवाओं में, विधानमंडलों में। अब ओबीसी की जो आबादी है, इसकी आबादी 52, चूँकि इसकी जो जनगणना और जनगणना भी 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 2011 में हुई, जो प्रकाशित नहीं हुई। तो अब कोई प्रकाशित नहीं हुई तो कोई आधार नहीं है कि पिछड़ा वर्ग कितना है, और इस 3 को घटाने के बाद ही सामान्य वर्ग की आबादी निर्धारित की जा सकती थी। तो इसको 52% माना जाता था। तो 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दिए जाने के कारण जो शेष 27% था बचा हुआ, मंडल आयोग ने उसको अदर पिछड़े वर्ग के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। तो बिहार के वर्तमान गणना में इन पिछड़ों की समेकित आबादी जो है 63% आ गई है। आबादी बढ़ गई है, हालांकि राष्ट्रीय आबादी का फिगर आना अभी बाकी है। तो इसमें की आबादी जो बढ़ गई, जो 52% थी वो 63 हो गई। इसका 2 ही आधार हो सकता है। एक आधार ये हो सकता है कि जो गणना 52% तक की गई थी, उसके बाद बहुत सी जातियां जो है पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल हुई। एक तो ये वृद्धि का कारण हुआ। दूसरा जो है कि ये जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है, उसमें प्रजनन दर ज़्यादा होता है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो अर्थशास्त्र का है, जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत भी इसी बात को पुष्ट करता है कि जो अविकसित होता है उनमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ज़्यादा होता है। जन्म दर तो ज़्यादा होता है, मृत्यु दर को तो चिकित्सीय सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ा करके और महामारी पर रोकथाम करके रोक भी दिया जाता है। तो इन 2 कारणों से जो है पिछड़े वर्गों की आबादी 63% हो गई है। अब जो है प्रतिनिधित्व का कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, तो सामान्य वर्ग की आबादी बिहार में जो गणना हुई है उसमें 15% आया है। तो अधिक सामान्य वर्ग का 10% लोग ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होंगे। बहुत ज़्यादा तो 20% मान सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि सामान्य वर्ग आगे ही है। उसका आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो 10% है। तो मतलब पूरे देश की आबादी का 1.5% लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। यदि आप 20% इसकी आबादी मानते हैं तो 15% का 20% मतलब 3% ही इनकी आबादी होगी। तो बहुत से लोगों का समाज में इस तरह का सवाल चर्चाएं में आना शुरू हो गया है कि जिनकी आबादी, राष्ट्रीय आबादी ही 3% है, उनको 10% की का आरक्षण दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा सवाल चर्चा में उभर करके आ रही है। हालांकि बहुत से नेताओं का ये भी चर्चा है कि आबादी के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी भारत सशक्त हो सकता है। क्योंकि जातीय व्यवस्था एक वास्तविकता है भारत में, इसीलिए इस पर इन लोगों का जोर है। हालांकि इसका एक समाधान ये भी है कि सरकार सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक जाति व्यवस्था को ही समाप्त यदि कर दे तो ये सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अब व्यवस्था नहीं चाहती है इसका समापन, या सरकार नहीं चाहती है, लेकिन इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है, ये अलग बात है। तो आप इस तरह के एकेडमिक जानकारी आपको हम देते रहेंगे आगे भी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अन्य जो एकेडमिक जो मित्र हैं उनको भी दें, ताकि इस पर जो है आगे भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। और सुनने के लिए धन्यवाद।